नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत गुप्ता आप सभी मित्रों का अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हाल के दिनों में कुछ मित्रों द्वारा मेल्स एवं कमेंट्स के माध्यम से सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट यानी केंद्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए बनने वाला नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया, इसकी वैधता और इसे बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तथा इस विषय को लेकर एक वीडियो भी बनाने का अनुरोध किया गया। मित्रों द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट यानी केंद्रीय स्तर पर बनने वाला सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में विभिन्न जानकारियां दूंगा। जैसे सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे बनाने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, इसके साथ कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज देने होते हैं, बनने के बाद इसकी वैधता या वैलिडिटी कितने दिनों तक की होती है इत्यादि। सुविधा के दृष्टिकोण से इन महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या है। उत्तर है, सेंट्रल स्तर की वैकेंसीज जैसे एसएससी, रेलवे आदि में केंद्रीय पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जिस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होता है उसी को सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट कहते हैं। आमतौर पर इसे ओबीसी सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। यहाँ यह उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा कि केंद्रीय स्तर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी नामांकन लेने के लिए केंद्रीय पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन सा आवेदन पत्र भरा जाता है तथा इसके साथ कौन कौन से दस्तावेज देने होते हैं। तो आइए इस संबंध में जारी किए गए विभागीय परिपत्र का अवलोकन करते हैं और समझते हैं। तो यह ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए भरा जाने वाला आवेदन पत्र है। इसे प्रपत्र 7 कहा जाता है। आप ऊपर दाहिनी ओर देख सकते हैं, प्रपत्र 7 लिखा हुआ है। यह आवेदन पत्र आवेदक को भरना है और इसके साथ यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष हो गई हो तो प्रपत्र 8 में स्वघोषणा पत्र भरना होता है। यह प्रपत्र 8 है जिसमें आवेदक को स्वघोषणा भरना पड़ता है। और यदि आवेदक अवयस्क हो, 18 वर्ष नहीं हुई हो, तो प्रपत्र 9 में उसके अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र भरा जाता है। यह प्रपत्र 9 है। आवेदन पत्र और घोषणा पत्र भरकर इसके साथ कागजात के तौर पर 8/9/1993 या इसके पूर्व का भू अभिलेख अटैच करना होता है, जिसमें आवेदक या उसके पूर्वज की जाति दर्ज हो तथा कोई एक आईडी प्रूफ अटैच करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्या ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाति, निवासी और आय प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। उत्तर है, पूर्व से यह देखा गया है कि आवेदक ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपने आवेदन के साथ जाति, निवासी और आय प्रमाण पत्र अटैच करते हैं, जिसके बाद उनका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है और धीरे धीरे यह प्रक्रिया प्रचलन बनकर अधिकतर अंचल कार्यालयों में अस्थायी रूप ले चुका है। किंतु इस संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाति, निवासी और आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। आइए इस संबंध में हम लोग पुनः कुछ मूलभूत तथ्यों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हम जानते हैं कि झारखंड राज्य में निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो 6 शर्तें निर्धारित की गई हैं, उनमें से यदि आप झारखंड राज्य के पर्चाधारी यानी मूल रैयत हैं या 1985 से पहले का भू अभिलेख है या आपकी या आपके माता पिता की झारखंड राज्य में सर्विस है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, या फिर यदि आपका जन्म और पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई झारखंड राज्य से ही हुई है, तो आपका निवासी प्रमाण पत्र झारखंड से बन सकता है। जबकि जाति प्रमाण पत्र की बात की जाए तो झारखंड राज्य के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और BC2 का जो सर्टिफिकेट बनता है, उसके लिए आवेदक को मूल रैयत या पर्चाधारी होना चाहिए या फिर 10/11/1978 या इससे पूर्व का कोई भू अभिलेख होना चाहिए, जिसमें आवेदक या उसके पूर्वज की जाति स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। जबकि सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो क्राइटेरिया तय की गई है, उसके अनुसार यहाँ का मूल रैयत या पर्चाधारी होना, झारखंड राज्य में सर्विस में होना या 1985 या 1978 से पहले का डीड होना या भू अभिलेख होना या फिर झारखंड राज्य में जन्म लेना अथवा यहाँ से शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, बल्कि कागजात के तौर पर आवेदक के पास 8/9/1993 या इससे पूर्व का कोई भू अभिलेख होना चाहिए, जिसमें आवेदक की या आवेदक के पूर्वज की जाति स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है
कि केंद्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यानी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र या निवासी प्रमाण पत्र आधार नहीं बन सकता। आइए हम विभागीय लेटर के उस अंश भाग का अवलोकन भी कर लेते हैं जो इन बातों को संपुष्ट करता है। यह देखिए विभागीय पत्र के 8.4 में रेखांकित हिस्से को आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रमाण पत्र हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं आय प्रमाण पत्र की। झारखंड राज्य में निर्गत होने वाला आय प्रमाण पत्र में जो एनुअल इनकम दर्ज होता है वो धारक की नौकरी, पेशा, व्यापार, कृषि या खेती एवं अन्य सभी तरह के स्रोतों से हुए इनकम को जोड़कर दर्ज होता है। आइए देखते हैं। देखिए इस जारी किए गए आय प्रमाण पत्र के रेखांकित हिस्से को। इसमें लिखा है द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम जॉब, एग्रीकल्चर, बिजनेस, फार्मिंग एंड अदर्स ऑफ द बियरर इज ₹3,80,000। यानी आय प्रमाण पत्र में धारक की आय का उल्लेख होता है, वो भी सभी तरह की स्रोतों से होने वाली आय को जोड़कर आय का निर्धारण किया जाता है। जबकि केंद्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए बनने वाला नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यानी ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदक की आय को नहीं देखा जाता, बल्कि आवेदक के माता पिता की आय या स्टेटस को देखा जाता है, जिसमें वेतन से होने वाली आय तथा कृषि से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मेरे पूर्व के क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर वाले वीडियो को देखकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा। यानी सर्कुलर के अनुसार आवेदक को ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाति, निवासी या आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रपत्र 7 में आवेदन करना होता है और उम्र के अनुसार प्रपत्र 8 या प्रपत्र 9 में घोषणा करना होता है। और वहीं आवेदक को अपने माता और पिता के इनकम और स्टेटस की जानकारी तथा भारत सरकार द्वारा नॉन क्रीमिलियर होने संबंधी अन्य मापदंडों की पूर्ण जानकारी देनी होती है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र एवं स्वघोषणा पत्र में दी जाने वाली इन्हीं जानकारियों का कार्यालय द्वारा जांच पड़ताल कर ओबीसी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जानकारी के अभाव में ओबीसी कैटेगरी से संबंधित कई विद्यार्थियों को नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाने के लिए समस्या अथवा परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्व कर्मियों को भी चाहिए कि वे विभागीय अनुदेशों का अध्ययन कर कार्रवाई करें, ताकि कोई वर्ग अज्ञानतावश अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। मैं आप सभी मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि ज्ञान और उचित मार्गदर्शन ऐसे परेशानियों को दूर करने का उत्तम साधन है। अगला प्रश्न है, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए किस ऑप्शन में अप्लाई करते हैं तथा बनने के बाद इसकी वैधता यानी वैलिडिटी कितने दिनों तक की होती है। आइए समझते हैं। आप आवेदन पत्र एवं स्वघोषणा पत्र भरकर तथा आवश्यक कागजात संलग्न कर प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से इस ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी। इस ऑप्शन में अप्लाई करने के बाद आपका यह प्रमाण पत्र सीओ यानी अंचल अधिकारी स्तर से बनता है। आइए सीओ स्तर से बना ओबीसी सर्टिफिकेट का नमूना देखते हैं। ये देखिए यह ओबीसी प्रमाण पत्र सीओ द्वारा निर्गत किया गया है। इसका रेफरेंस नंबर में COB देखा जा सकता है। किंतु ध्यान रहे, केंद्रीय स्तर की वैकेंसी में इस प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि केंद्र की वैकेंसीज या केंद्रीय संस्थान में नामांकन हेतु यह प्रमाण पत्र SDO या DC स्तर से बना हुआ मांगा जाता है। इसलिए CO से बनाने के बाद आपको इस सर्टिफिकेट के रेफरेंस नंबर का उपयोग करते हुए इस ऑप्शन में पुनः अप्लाई करना है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC बाय SDO एंड DC। ध्यान रहे, इसमें अप्लाई करने पर आपसे CO द्वारा निर्गत OBC सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर और इस सर्टिफिकेट को बनाने का रीजन यानी कारण मांगा जाता है, तो आपको अपने विवेक से कोई भी कारण दिखाकर अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपका SDO या DC स्तर का OBC प्रमाण पत्र बन जाता है, जो केंद्रीय स्तर के वैकेंसीज या संस्थानों में नामांकन हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह देखिए यह DC द्वारा निर्गत OBC सर्टिफिकेट है, जिसके रेफरेंस नंबर में OBC देखा जा सकता है। बात करें इसकी वैधता की, तो इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष की होती है। आप यहाँ सबसे नीचे 4 नंबर पर देख सकते हैं, दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। दोस्तों, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के लिए जो भी प्रश्न अथवा क्वेरीज की गई थी, मैंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। किंतु कमियां एवं त्रुटियां मानव के प्राथमिक गुण हैं,
इसलिए यदि किसी प्रकार का क्वेरीज शेष रह गई हो तो कमेंट्स एवं मेल का माध्यम खुला हुआ है। दोस्तों, इस संबंध में जारी किए गए विभागीय लेटर जिसका अवलोकन हम लोगों ने किया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा। इसी परिपत्र में आवेदन पत्र यानी प्रपत्र 7 एवं घोषणा पत्र यानी प्रपत्र 8 एवं प्रपत्र 9 भी संलग्न है। अंत में आप सभी मित्रों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया और ईश्वर का एकमात्र मूर्त रूप भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।